आज के सेशन में देखेंगे डीबीटी बीईटी 2024 में जितने सेक्शन ए में मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको 1 बाय 1 करके दिखेंगे कैसे सॉल्व करना है, और 2025 में सिमिलर पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछा है, क्या यूनिट होगा? तो सिंपली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट इक्वल टू के, और जो आपका कंसंट्रेशन होता है उसका पावर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो जब यहाँ पे के कांस्टेंट इधर लाओगे तो रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे पावर में फर्स्ट हो जाएगा। जो रेट होता है, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर। पुट कर दो, ऊपर पुट किए, मोल से मोल कट गया, पर लीटर से पर लीटर कट गया, तो आपका बचा पर सेकेंड। वैसे ही अगर सेकेंड ऑर्डर का पूछता तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन था उसका पावर 2 लेते, यहाँ पे कंसंट्रेशन का पावर मोल पर लीटर पुट करते, और रेट का देन आप कैलकुलेट कर सकते थे। बस आपको इसमें बेसिकली याद रखना है रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और जो कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हो सकता है नेक्स्ट में को पूछ दे जीरो ऑर्डर का क्या यूनिट होता है, सेकंड ऑर्डर का क्या होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू मेक। अगर 100 ml ऑफ 0.2 मोलार सोल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा? तो सिंपली मोलारिटी हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर होता है, तो 100 ml है तो उसको कन्वर्ट कर लो लीटर में, 0.1 लीटर। मोल में कन्वर्ट करोगे तो मोल कितना हो जाएगा 0.2, और आपका वैल्यूम दिया है 0.1, तो मोल कितना हो गया 0.02। हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई कर दो, इसका हो जाएगा 0.8 ग्राम रिक्वायर्ड होगा 100 ml के लिए। ये भी सिंपल था, इसको भी सॉल्व किया जा सकता था इजी वे में भी। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। 9 ग्राम वाटर है, उसमें पूछा है कि कितने एवोगैड्रो नंबर का टर्म होंगे। तो सिंपली मोलिकुलर वेट निकालोगे तो वाटर का मोलिकुलर हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, H2 है यहाँ पे देखना H2, तो 2 हाइड्रोजन मोलिकुलर 1, और ऑक्सीजन का 16। टोटल करोगे तो 18 ग्राम पर मोल। मोल्स निकालो, जो 9 ग्राम दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाई आपका मोलिकुलर वेट, तो कितना हो गया 0.5 मोल। देन एवोगैड्रो नंबर निकालना है, तो 0.5 मोल आपका एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1 ऑक्सीजन एटम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 0.5 एवोगैड्रो नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ये थर्ड, ये Na/2 है, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 2। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये एक साइक्लिक बेंजीन रिंग होता है, देन आपका यहाँ पे साइनाइड रिंग लगा दो। देख लो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा। तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, 3 इधर और 2 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 5 पाई बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। बस बेसिकली इसमें याद रखना था कि जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पे एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड जहाँ रहता है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये भी इजीली वे में किया जा सकता था, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होता था तो आप कर सकते थे इसको सॉल्व इजी वे में भी। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 कोलाइडिंग बॉडीज इज कम्प्लीटली कंजर्व्ड। देखो इसमें बेसिकली बस नियम याद रखना था। इसमें क्या होता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है इन एवरी स्टेप कोलिजन।
प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट द सिस्टम। और फर्स्ट नियम देखोगे यहाँ पे, इन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम काइनेटिक एंड एनर्जी है कंजर्व। क्या होता है, इलास्टिक में कंजर्व रहता है वो, इसका ऑप्शन होने वाला है फर्स्ट। तो देखोगे अगर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, उसमें केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक कंजर्व नहीं रहता है, तो ये नहीं होगा। फिर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, इस मोमेंटम स्टिल कंजर्व रहता है थ्रू सम एनर्जी लॉस्ट, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो हो बोथ किस में, इलास्टिक कोलिजन, तो आपका आंसर होने वाला है फर्स्ट। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था आपका फिजिक्स से रिलेटेड था, अगर आपको ना पता है तो इसको छोड़ भी सकते थे। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था फ्रीक्वेंसी में। इसमें यूवी रेज दिया था, माइक्रोवेव दिया था, एक्स रेज दिया था, साउंड वेव दिया था, इंफ्रारेड दिया था। इसको तो हम लोग 9th 12th के चैप्टर में साइंस में भी पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी का सीरीज क्या है और वेवलेंथ का। तो सिंपली हमको याद रखना था, जो ऑर्डर होता है आपका होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, आपका रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी हाई होता है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपका गामा रेज का। और वेवलेंथ जस्ट उल्टा होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है अथी रेडियो वेव का, तो आपका इसका वेवलेंथ कम होगा। दिन अगर अरेंज करोगे फ्रीक्वेंसी में तो सबसे ज़्यादा इसका हाई यहाँ पे कौन सा किसका होने वाला है, अल्ट्रा वेव दिया है, माइक्रोवेव, एक्सरेज, फिर साउंड वेव, इंफ्रारेड। तो यहाँ पे देखो जाओ लोवेस्ट टू हमको जाना है हाई फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। देन देखो यहाँ पे कौन सा है, अल्ट्रावायलेट। ऑप्शन क्या है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है ना, तो सबसे ज़्यादा कम किसका होगा इसमें, साउंड वेव, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन, हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रीक्वेंसी को। अल्ट्रावायलेट दिया है, माइक्रोवेव दिया है, एक्सरेज दिया है, वेवलेंथ दिया है, साउंड वेव दिया है, इंफ्रारेड दिया। देखो हम लोग 10th 12th में इसका चार्ट टेबल पढ़ते आ रहे हैं, जिसको भी सिंपली वे में किया जा सकता था, बस हमको याद रखना था जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर रहता है लो टू हाई, सबसे ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी रहता है रेडियो वेव का, देन आपका हाई होता है माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का, देन विजिबल का, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज, देन गामा रेज। गामा रेज का सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होता है, बट जो इसका वेवलेंथ होगा सबसे कम होगा। मेमोरी ट्रिक है, इसको याद रख लो, रेडियो वेव RMIVUXG, रेडियो वेव का आपका सबसे ज़्यादा नहीं, रेडियो वेव का आपका क्या होगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका रहेगा, गामा रेज का, सबसे हाई, सबसे लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का, और इसका जो वेवलेंथ रहेगा सबसे हाई रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, ऑप्शन में माइक्रोवेव, ये ऑप्शन था आपका बी। तो सबसे पहले देखो बी ऑप्शन किसमें, फोर्थ में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ईजिली आप ऐसे ही निकाल सकते थे। माइक्रोवेव के बाद देन आपका कौन सा है, यहाँ पे देखोगे तो माइक्रोवेव के बाद आपका आ रहा है इंफ्रारेड, ई ऑप्शन ई है। फिर देन देखो आपके पास कौन आ रहा है, साउंड वेव नहीं है, लेकिन साउंड वेव इसी के बीच में यहीं पे आता है। देन देखो इंफ्रारेड था, इंफ्रारेड हो गया। देन आपका क्या था, ये आपका अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यहाँ पे देखो है, ये ऑप्शन यहाँ पे आता। देन आपका लास्ट में फिर क्या, एक्सरेज, एक्सरेज का क्या आता है, फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, तो ये रहता है यहाँ पे सी ऑप्शन। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है आपका फोर्थ। इसको इजीली बस टेबल याद रखना था, तो इजी वे में आपको कर सकते थे इसको। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस अर्थ इज जी है, ग्रेविटी ड्यू टू जी है। इफ डायमीटर बिकम्स, अर्थ का अगर डायमीटर अथी हो जाता है उसमें, फोर्थ टाइम वैल्यू मास ऑफ रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। द न्यू वैल्यू ऑफ जी पूछा है, फोर्थ टाइम इज प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है। तो देख लो जो नॉर्मली
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। तो हमें क्या बोल रहा है, मास तो दोनों का सेम बोला है। डायमीटर बिकम क्या हो जाता है, फोर्थ टाइम ऑफ रेडियस बिकम, ठीक है। तो आर डैश मान लेते हैं 4। अब दोनों का देखो जी डैश निकालोगे तो जी बाई एम और जो क्या 4 टाइम है, तो आर की जगह पे यहाँ पे 4 आर पुट कर दिए। तो देन इसको निकालोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आ रहा है, मतलब जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आपका जी था, तो जी डिवाइडेड बाई 16, तो आपका 1/16 टाइम जी आपका होगा। तो आपका आंसर हो जाता 4। बस आपको इसमें फार्मूला याद रखना था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देन आपको क्या बोला था, डायमीटर बिकम्स 4 टाइम्स, तो जहाँ पे आर था वहाँ पे आपको पुट कर देना था 4 आर, देन 16 आर हो जाता, 16 आर स्क्वायर। अब इतना जो फार्मूला का दिखते हैं यहाँ पे जी एम आर स्क्वायर, फिर तो वही आ जा रहा है ये जी, तो उसी का कितना आ जा रहा है 1/16 टाइम्स मल्टीपल आ जा रहा है। बस 4th आंसर हो जाता है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड एक बॉल को फेंका जाता है एयर में, सर्टेन वेलोसिटी भी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट बताना है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा रिस्पेक्टिवली ग्रेविटी का। देखो जब भी कोई हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल ऊपर फेंकोगे तो अचानक मतलब एक पॉइंट पे तो रुकेगा, नैनो सेकेंड में मिली सेकेंड जितना भी कम टाइम के रुकेगा, लेकिन रुकेगा। अगर तभी तो वापस रिटर्न आएगा, अगर रुकेगा नहीं वो तो ऊपर ही जाते रहता ना। तो वेलोसिटी बिकम 0, बॉल मोमेंट में स्टॉप बिफोर कमिंग डाउन, कमिंग डाउन से पहले जरूर रुकेगा, नहीं रुकेगा तो ऊपर ही जाता रहेगा अपवर्ड। और जो एक्सेलरेशन होता है स्टिल ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू एक्सेलरेशन लगते रहता है। और इसमें नीचे का और आ रहा है तो ये माइनस जी लगेगा, ठीक है। इफ सॉरी अपवर्ड इज टेकन, हाँ माइनस जी, ठीक है। डाउनवर्ड में माइनस जी लगेगा, अपवर्ड में प्लस जी लगेगा, ठीक है। तो जो आपका एक्सेलरेशन हो जाता है यहाँ पे माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेड लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। और जो आपका वेलोसिटी भी कम हो जाएगा ऊपर पे हाईएस्ट पॉइंट पे, वो 0 होगा, तो ऑप्शन होना था 1। बस इस पर कुछ दिमाग लगाना था, सोचने वाला था, थिंकिंग वाला था, और कुछ नहीं। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट वैक्यूम में जो वेलोसिटी है लाइट का, ये 10⁸ है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है जो n है 1.5, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा था। बस सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना था n = c/v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लगाना था। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ था, इन वैक्यूम दिया था, तो हमें स्पीड ऑफ ग्लास निकाल लेना था। देन यहाँ पर पुट करना था आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपका ऑप्शन हो जाता सेकेंड। यहाँ पे 10⁸ है ना, ये भी बस सिंपली था, बस फॉर्मूला याद रखना था। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये डायरेक्शन बेस्ड वाला डायरेक्शन वाला है, इसमें देख लो कोई भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो एक फिक्स याद रखो, जो अपना हेड है वो नॉर्थ है, और जो आपका लेग है साउथ है, आपका जो राइट हैंड है ईस्ट है, और जो आपका लेफ्ट हैंड होने वाला है वेस्ट है। अब एक एक लाइन पढ़ते जाओ क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है सुनीता इज लुकिंग फॉर हर फादर, सी वेंट 90 मीटर ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हर राइट। चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ही वेंट 90 मीटर ईस्ट, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया, ईस्ट डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे ये 90 मीटर चला, ठीक है। सी वेंट टू 20 मीटर राइट, अब यहाँ चला 20 मीटर, यहाँ से राइट मुड़ गया। बनाते जाओ, ड्रा करते जाओ। देन क्या बोल रहे हैं, ही वॉक 30 मीटर लुकिंग फ्रॉम हर फादर एट हर अंकल पैलेस। चलो जिधर उधर खड़े थे, यहाँ पे बोल रहा है राइट में था ना, हाँ। ही वॉक 30 मीटर टू हर फादर एंड हर अंकल पैलेस, तो फिर यहाँ पे कितना चला, ये 30 मीटर चला अगेन, हाँ वापस 30 मीटर यहाँ चला, बनाते जाओ। फिर क्या बोले
नॉट फाइंडिंग हिम देयर, वहाँ पे नहीं मिले, तो फिर क्या हुआ, ही नॉर्थ की ओर गया, नॉर्थ की तरफ ऊपर की ओर, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चला गया, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो बोल रहा है मीटिंग हर फादर इज स्टेट हाउ फार इज सुनीता फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और ये भी यहाँ पे पहुँच गई। अब यहाँ पे ड्रा कर लो, ये यहाँ से डिस्टेंस पूछा है, अगर ये वाला निकालो डिस्टेंस तो कितना हो गया, 20 यहाँ पे है तो 20 ये भी आ जाएगा, और यहाँ से दूर कितना 100 है, 100 में से 20 करोगे माइनस करोगे तो ये इसका ये 80 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो 90 मीटर था, और यहाँ से यहाँ सब 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 30 में से माइनस 90 कर दोगे तो 60 हो जाएगा। अब 80 हो गया, 60 हो गया, बस आपका ट्रायंगल वाला रूल लगा लेना है, देन 60 के स्क्वायर माइनस 80 के स्क्वायर करके ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग जो इनिशियल था और फाइनल के बीच का डिस्टेंस में आपका कितना का डिस्टेंस है, 100 मीटर का। ये ऑप्शन सुधार लेना, 1 3 2 दिया हुआ है तो ये 100 होगा। बस डायरेक्शन में आप याद रखो किस किस में डायरेक्शन में, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट है और वेस्ट है, फिक्स रखो, बस उसे ड्रा करते जाओ, बस फार्मूला लगा देना है ट्रायंगल का, बस निकाल देना है और कुछ नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन हर बार पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन किसी में डायरेक्शन पूछ देता है। ये डीबीटी जो पीटी है ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है 2 से 3, तो इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेना। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन सेल टैक्स, कोई भी एक सेल, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें सेल टैक्स था 3 इंटीजर 1/2, इसे रिड्यूस करके आपको कर दिया गया है 3 इंटीजर 1/3। तो 3 इंटीजर 1/2 कोई भी इसको ब्रेक करना है तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 + 1 तो 7/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3.5 हो जाएगा। देन ऐसे ही 3 इंटीजर 1/3 है तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 + 1 10/3, तो इसको भी करोगे तो डिवाइड करोगे तो 3.3%। देन दोनों में डिफरेंस है, माइनस कर दो 0.17%। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6, 1/6 थोड़ा सा, या तो आप 17 डिवाइडेड बाई 100 भी ले सकते हो, परसेंटेज है तो यहाँ पर 2 पॉइंट था तो 2 पॉइंट हटा के 0 लिख दिए, इतना परसेंट भी ले सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ये सिंप्लीफाई किया हुआ है कि आपको सॉल्व करने में इजीली हो सकता है, बाय नियर बाई उसको वैल्यू लिया गया है। देन हमको रिड्यूस निकालना है 0.17% ऑफ 8400, जो सिंपली हम लोग इसका वैल्यू लिए थे 1/6 परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 14। अब इसको वैल्यू जब लोगे 0.17, इसको हटा के 17 डिवाइडेड बाई 100 लोगे तो इससे आपको 14.28 के आसपास आएगा, तो अप्रॉक्स वही वैल्यू आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन आंसर होने वाला है 3rd। बस इस पर सिंपली कितना क्या करना था, जो रिड्यूस टैक्स किया था उस पर माइनस करना था, फिर जितना आ रहा था उसका परसेंटेज निकाल देना था। एक एक नियम से भी कर सकते थे इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 15 मैन है वर्किंग 9 आवर इन डे, 15 आदमी 9 आवर काम करते हैं एक डे में। कैन रीप ए फील्ड इन 16 डे, 16 डे में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 18 मैन रीप द सेम फील्ड वर्किंग 8 आवर पर डे। चलो ठीक है, 15 मैन करते हैं 9 आवर पर डे में, और फिर तो उसको कंप्लीट कर देते हैं 16 डे में। तो हाउ मेनी 18 मैन आदमी अगर काम करते हैं 8 घंटे पर डे, कितना लगेगा, बस सिंपली करना था। वो क्या था, सिंपली जो वर्क होता है मेन है आवर पर डे मल्टीप्लाई कर दो डे, तो सिंपली एक जो हो रहा है कितना काम कर रहे थे, 15 मैन थे 9 आवर पर डे कर रहे थे, 16 दिन कर रहे थे। इधर कितना था, 18 मैन थे 8 घंटे कर रहे थे, तो हमें निकालना था डेज, बस मल्टीप्लाई कर दो इधर का, इधर कितना मल्टीप्लाई करते 15 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो आपका हो जाता 2160। देन आपका 18 मल्टीप्लाइड बाई 8 करोगे तो 144 होता है। देन दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स का वैल्यू निकल जाता है, तो वही 15 दिन 15 डेज आ जाता है। बस सिंपली करना था, एक साइड को रख लो जितने मैन है मल्टीप्लाइड कर दो पर आवर में कितने घंटे काम करते हैं प्लस कितने डे काम किए,
एक साइड उधर कर रख दो और एक साइड जो डाटा नहीं दिया हुआ है उसका बस कंपेयर करके निकाल लो, बस सिंपली वो निकाल सकते थे। 3 मार्क्स यहाँ से भी इजीली ले सकते थे आप। देन देखते हैं नेक्स्ट, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, रनिंग स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक फॉर द ट्रेन टू पासेस ए मैन हु रनिंग एट द 8 किलोमीटर सेम डायरेक्शन। ये ट्रेन का थोड़ा देख लेना, उल्टा डायरेक्शन हो गया, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। सबसे पहले देख लो जो रिलेटिव स्पीड रहता है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच माइनस होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो ऐड हो जाता है। ठीक है, ये याद रखो। तो 68 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रहा है और मैन का जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर से है, तो जो रिलेटिव स्पीड निकाल लो दोनों के बीच का माइनस, और टाइम इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका, जो आपका दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आया कितना 60 किलोमीटर पर आवर। 60 को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो 15 डिवाइडेड बाई 18 से इसको मल्टीप्लाइड कर दो तो आपका आ जाता 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया, ये आपका हो गया स्पीड। चलो ठीक है, डिस्टेंस आपका दिया था यहाँ पे 150 मीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड निकल गया मेरे पास मीटर पर सेकंड में। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट कर लो। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड निकल गया, डिवाइड बाई करोगे तो 9 सेकेंड। तो जो आपका सेम डायरेक्शन में है बोला था, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द ट्रेन पासेस द मैन, तो जो ट्रेन है वो मैन को 9 सेकेंड में पास कर जाएगा इसी सेम डायरेक्शन में। ये थोड़ा देख लेना, जो इसका इंजन है ना उल्टा डायरेक्शन बन गया है, तो इसको मान के चलो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बनाने में, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। तो जो आपका आ जाएगा 9 सेकेंड, बस इसमें याद रखना है। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो जो रिलेटिव रहेगा वो माइनस हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में रहा सेम डायरेक्शन में रहा तो रिलेटिव स्पीड आपका माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो आपको ऐड हो जाएगा। देन आपका डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, कितना ट्रेन लॉन्ग है, देन आप उसको जो रिलेटिव स्पीड निकालोगे किलोमीटर पर आवर में रहेगा, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। देन टाइम आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है, रिलेटिव स्पीड निकल गया, 9 सेकंड कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे एक दो मिस्टेक ये कर सकते हो, माइनस नहीं करोगे, या हो सकता है एक ही लिया, या तो मेन के लिए लिया तो ट्रेन के लिए लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड निकालना है। देन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बोला है 380 बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट के बीच में 380 बनाना बांटना है। ईच बॉय गेट 4, जो बॉय है उसको मिलना चाहिए 4 और जो गर्ल्स है उसको मिलना चाहिए 5। ठीक है, तो द नंबर ऑफ बॉय का नंबर कितना, मान लेते हैं हम कोई बॉय है आपका x नंबर है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट के रहते 85। जब बॉय x हो गया तो जो 85 में से माइनस करोगे ना टोटल में से, तो हो जाएंगे गर्ल्स हो जाएंगे। अब क्या बोला है कि ईच बॉय जो था उसको 4 बनाना मिल रहे थे, तो 4 इंटू एक्स कर दो। और क्या बोले थे, जो हम बॉयज़ को मान लेते हैं x है, तो एक को मिल रहा है 4, तो जितना टोटल x है तो मल्टीप्लाइड कर दिए 4, तो 4x हो गया। अब ईच गर्ल्स को कितना मिल रहा है 5 बनाना, तो गर्ल्स कितने हैं 85 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाइड कर दो 5 से। देन अब क्या होगा, दोनों को टोटल बनाना कितने हैं 380, दोनों को ऐड कर लो, फिर दोनों के एक्स का वैल्यू निकाल लो। 4x प्लस 5 इंटू 85 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाइड में है ना दोनों को ब्रैकेट में, देन ब्रैकेट ओपन किए, मल्टीप्लाई किए, देन माइनस किए, तब एक्स का कितना हो गया 45। एक्स की इसको वैल्यू माने थे आप बॉयज़ का, तो बॉयज़ का संख्या कितना हो गया 45, तब का आंसर हो जाएगा 4। और अगर गर्ल्स का पूछता तो 85 माइनस 45 कर देते हैं, तो आपका हो जाता 40 आपका गर्ल्स हो जाते हैं, 45 आपका बॉयज़ हो जाते हैं। बस इसमें जो जो दिया था बस सिंपली सोचते जाना था और फिर दोनों का नंबर जोड़ लेना था और टोटल दिया हुआ था देन निकाल लेना था, कैलकुलेट करके बना सकते थे। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इन सर्टेन कोड
लैंग्वेज 134 आपका मीन्स है गुड और टेस्टी। 478 का मतलब है सी गुड पिक्चर और 729 का मीन्स है पिक्चर आर फेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी। तो देख लो, लिख लो बारी बारी से। 134 गुड एंड टेस्टी है। 178 आपका क्या है सी गुड पिक्चर। 729 क्या है पिक्चर आर फेंट। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे 134 और 478 इसमें कॉमन वर्ड आप कौन सा आ रहा है 4। ठीक है, और दोनों में आपका क्या है गुड ऑप्शन है। तो 4 डिजिट स्टैंड किसके लिए हो जाएगा गुड के लिए हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखोगे 478 और 729 में दोनों में कॉमन क्या है 7। अब दोनों में देखोगे यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, दोनों में वर्ड दोनों सेम। तो सेम वर्ड क्या हो जाएगा इसके लिए 7 के भी वर्ड के लिए हो पिक्चर। अब देख लो 478 क्या है आपका फाइंड द सी करना था। सी का कौन सा वर्ड फाइंड होगा, तो जो 4 था हमको पता चल गया कि गुड के लिए है और 7 जो है पिक्चर के लिए है, तो बच गया आपका 8। तो 8 जो आपका वर्ड हो जाएगा पिक्चर के लिए हो जाएगा। ये 748 में है, देख लो यहाँ पे हमको पता चल गया कि 4 आपका किसके लिए है गुड के लिए है और 7 आपका किसके लिए है पिक्चर के लिए। तो 8 बच रहा है, तो पिक्चर के लिए आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा 8। बस इसमें सोचना था और कुछ नहीं करना था। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द रो ऑफ बॉय ए हु इज 10th नंबर ऑफ लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजिशन। ए नैरो बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड हाउ मेनी बॉयज आर इन देयर रो। एक स्टेप से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ए जो है 10th है फ्रॉम लेफ्ट है, तो बी जो है 9th पोजीशन पे है राइट से। क्या करते हैं फिर कुछ एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद जो है ए आ जाता है आपको 15 पोजीशन पे फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और जो आपका बी है वो 10th पोजीशन पे आ जाता है लेफ्ट साइड से। और एक बोल रहा है बी बिकम्स टू ए ओल्ड पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब वो 10th पोजीशन पे था बी से 9th पोजीशन पे, सिंपली हम फॉर्मूला पिछले बार बताया था कि टोटल बॉय निकालना है तो लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1 कर दो। तो राइट पोजीशन में आपका लेफ्ट पोजीशन कितना था 10 और राइट पोजीशन था आपका 9 -1, तो टोटल हो जाता है आपका 18। ठीक है, फिर जो एक्सचेंज करता है पोजीशन ये दोनों, तो जो लेफ्ट पोजीशन फ्रॉम कहाँ था यहाँ पे 15 था, 15 पुट किए और राइट से कितना था 10, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा था 5। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉय निकाल लेते हैं, यहाँ पे 18 आ रहा था और इसमें 5 आ रहा था, दोनों को जोड़ देते 23 आ गया। बस सिंपली में किया जा सकता था। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सीरीज का है, सीरीज में बस देखो जो सीरीज का क्वेश्चन है उसमें दोनों बीच का डिफरेंस निकालो या स्क्वायर करो, बस ये माइनर डिफरेंस रहता है। इस क्वेश्चन में क्या था, सबके बीच में डिफरेंस निकालो तो -1 का रहा था, -4 फिर देन -9 देन -16। तो आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, अगला बार कितना होता 5 का स्क्वायर माइनस होता था 25। देन हम उसको माइनस कर लेते हैं, लास्ट में क्या आता है 54, इसमें से 25 माइनस कर लेते हैं, तो आपका जो आंसर होता है 29। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पिछले से रिपीटेड है, सेम 2024 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट याद रहता तब 2 क्वेश्चन कर सकते थे, 6 मार्क आप गेन कर सकते थे। और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है तो इसको तो याद ही रखना। 10 वर्कर काम करते हैं 9 आवर पर डे, कंप्लीट करते हैं 20 दिन में। इन हाउ मेनी डे विल 15 वर्कर वर्क, 12 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। एक साइड लिख लो, 10 आदमी थे 9 घंटे काम कर रहे थे तो 20 दिन कंप्लीट कर रहे थे। अगला क्या है, 15 वर्कर थे 12 घंटा काम करते थे, कितने दिन में काम करें उसको x मान लो, बस कैलकुलेट कर लो एक साइड का इतना आ रहा है 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई पे 20 तो 1800 हो जाता। फिर 15 गुना 12 180, फिर x का वैल्यू निकाल लो 10 तो आपका 10 डे हो जाता। बस कुछ नहीं करना है, जो एक साइड दिया है वर्कर प्लस
और कितना दिन में काम करता है प्लस डी। एक साइड इधर रखो, एक साइड इधर रखो, एक को एक्स मान लो, तो कैलकुलेट कर लो। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी स्टार्टेड एज ए बिजनेस, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, रेशियो नंबर 3:2:1 रेशियो पर मंथ करते हैं, इन्वेस्टेड करते हैं 3:5:4। ए प्रॉफिट करता है शेयर 1000 रुपये मोर देन सी। इसमें कुछ नहीं करना था। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल होता है कैपिटल पर इंटू टाइम। जो कैपिटल रेशियो था आपका दिया हुआ था 3:2:1, टाइम ऑफ रेशियो जो इंक्रीज हुआ 3:5:4 हुआ। दोनों बीच मल्टीप्लाई कर दो, 9, 10, 4, तो 9:10:4 हो गया। और हमें डाटा दिया हुआ था कि ए जो है सी से 1000 रुपया ज़्यादा शेयर करता है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते थे, फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। हमें पता है ए का कितना है 9x, 10x, 4x। देन यहाँ पे पुट कर दो ए और सी की जगह पे। अगर यहाँ पे ए माइनस सी इक्वल टू लिख सकते 1000, यहाँ पे ए और सी को रिपीट किए तो यहाँ पे 9x, 4x, तो हो गया आपका माइनस करोगे 5x इक्वल टू हो जाएगा 1000, x का निकालोगे तो 200। जो फिर अब b का कितना था हमारे पास, यहाँ 10x था, तो x का यहाँ पे पुट के 200 तक होगी 2000। वैसे ही अगर a करा था तो 9x, 9 मल्टीप्लाई बाई 200 तो 1800 हो जाता है। यहाँ पे c का हो जाता है 4 इंटू 200, तो 4×800 निकाल सकते थे ऐसे ही, 2000 होगा इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राम जो इन्वेस्ट करता है 75,000 बिजनेस में, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ, आपको पता नहीं कितना मंथ के बाद, श्याम जो है 50,000 इन्वेस्ट करता है। और इंड ईयर में जब समाप्त होता है तो टोटल प्रॉफिट होता है दोनों के बीच में रेशियो 3:1 का। तो बताना है कि जो आफ्टर हाउ मेनी मंथ सी डिड श्याम ज्वाइन द बिजनेस, बिजनेस में कब ज्वाइन किया, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, एज्यूम कर लो जो राम इन्वेस्ट करता है, कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो 1 ईयर के लिए तो वो इन्वेस्ट करता है, एज्यूम रहता है, 12th मंथ के मान के बनाते हैं। तो जो राम इन्वेस्ट किया 12 मंथ के लिए, तो श्याम कुछ महीने बाद मान लेते हैं 1 मंथ बाद ज्वाइन किया, तो 12 - 6 हो जाएगा। तो क्या होता है कि वो श्याम जो है आपका कितना इन्वेस्ट कर रहा है, राम जो इन्वेस्ट कर रहा है 75,000 कितना दिन, 12 मंथ के लिए। देन आपका 50,000 इन्वेस्ट करता है आपका श्याम, 12 - 6 हो जाएगा। और कितना दिन इन्वेस्ट का रेशियो आ रहा है 3/1। देन सिंपली सॉल्व कर देना था, मल्टीप्लाई करते 75,000 12 तो ये आ जाता है इतना। फिर इसको मल्टीप्लाई करते, एक्स का वैल्यू निकालते, तो एक्स का वैल्यू आपका था 6। तो 6 मंथ के बाद जो है श्याम ज्वाइन किया। बस इसमें सोचना था, बस मान लेना था कि इन्वेस्टमेंट जो होता है एज्यूम टाइम करना था उसमें 12 महीने का। देन देख लो सीरीज का क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है, तो सीरीज के क्वेश्चन 2 से 3 तो आता ही है, सिंपल रहता है। दोनों बीच देखो माइनस डिफरेंस करोगे तो 2 आ रहा है, 6 और 4 के बीच में, 6 और 10 के बीच में आपका 4 आ रहा है, तो 2 से फिर 4 आया, फिर 8 आया, तो 2 टाइम सबका बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे 2 2 4 4 2 8, फिर हो जाएगा आपका 16, तो 18 में 16 जोड़ दो 34 प्लस। देन देखो फिर से डायरेक्ट इन्वेस्ट क्वेश्चन आ गया। ये तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता ही है, हर साल पूछा गया है। तो सबसे पहले जो बोलते जा रहा है बस वो बनाते जाओ, और डायरेक्शन तो रिमेंबर याद रखना। नॉर्थ जो आपका हेड साइड हो गया, साउथ होगा लेफ्ट साइड, राइट साइड आप मान लो ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट मान लो। यहाँ पे बोला है फ्रॉम ए पॉइंट राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स इट्स वॉक 30 मीटर। यहाँ से मान स्टार्टेड पॉइंट है, ईस्ट की ओर 30 मीटर। फिर क्या बोलते हैं, ही टर्न राइट एंड
वॉल्क 20 मीटर। तो यहाँ से टर्न राइट टर्न करता है, वॉल्क करता है 20 मीटर राइट, चलो राइट चला गया। देन क्या बोलता है, अगेन टर्न राइट, फिर राइट टर्न किया, फिर 42 मीटर गया। ही अगेन टर्न राइट, फिर अगेन टर्न किया राइट, 15 मीटर चला। तो उसको बताना है हाउ द एरियल डिस्टेंस बिटवीन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। चलो फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, तो इसको बीच का दूरी बताना है। तो यहाँ पे देखोगे तो शॉर्टकट ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींच लो, खींच सकते हो, देखिए यहाँ हमको इसका बताना है। अब देख लो, जो यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी है वो 20 मीटर है, और यहाँ से 15 में से 20 ही है, 5 मीटर हो जाएगा इसका। और ये जो देखो इसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ अगर यहाँ से पूरा लाइन खींचोगे 30 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर, और टोटल 42 मीटर है, तो 30 में से 42 जाएगा तब कितना जाएगा 12 मीटर, 3 में जाएगा 12 मीटर। ये 12 मीटर निकल गया यहाँ का दूरी, और यहाँ का निकल गया आपका 5 मीटर। फिर फार्मूला लगाओ जो आपका ट्रायंगल वाला होता है, फिर यहाँ पे इसका निकाल लो लेंथ, 12 का स्क्वायर कर लो और 5 का स्क्वायर कर लो, तो इसका लेंथ आएगा 13 मीटर। बस इसमें कुछ नहीं था, बस एक फार्मूला याद रखो। फार्मूला का जो पाइथागोरस थ्योरम का होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, सिंपली तो 11 12 19 से पढ़ते आ रहे हो, तो बस डायरेक्शन देखना है और घटाते जाओ कौन सा किसका कितना डिस्टेंस आ रहा है, बस तोड़ जोड़ करना है, इजीली वो सॉल्व कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन फेसिंग ईस्ट, ईस्ट टाइप फेस किया है, ही टर्न 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, डायरेक्शन मान लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, ही 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये यहाँ पे गलत बनाया होगा, ये यहाँ पे ये वाला 60 डिग्री है, यहाँ पे ईस्ट से 60 डिग्री टर्न किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन अनदर एक 180 डिग्री टर्न करता है सेम डायरेक्शन में, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ बनाया हुआ है ना। यहाँ से तो चल दिया था पहले, फिर यहाँ से 180 चलता है। अब देखो यहाँ तो 90 डिग्री आता है, फिर 90 डिग्री टोटल रोटेट होगा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, ही देन टर्न 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से वो रिटर्न जाता है, ये भी गड़बड़ बनाया हुआ है ना, इसको थोड़ा सुधार लेना। ये यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ टोटल कितना चल दिया था, यहाँ पे 60 प्लस 80 जोड़ कर 240 सॉरी। देन यहाँ पे 210 वापस आता है, तो आपका रिमेनिंग कितना होगा 30, तो यहाँ पर रहेगा। तो जो प्रदर्शन कहाँ रहेगा, ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ बोले, साउथ या ईस्ट दोनों वही है, तो आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट। वैसे ही कुछ नहीं करना था, जो टोटल रोटेट होता है 360 डिग्री का होता है। ईस्ट में क्या बोला था, ईस्ट में यहाँ पे 60 डिग्री चला, ठीक है। फिर देन क्या बोला, टोटल यहाँ पे चला, तो 60 और प्लस 80 100 से जोड़ोगे 240 हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा। और यहाँ बीच में 90 डिग्री होता है ना, बस एज्यूम कर लो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, टोटल 360। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिटर्न आया, बस कहाँ पे आकर है वो लिख लेना था। देन देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्कूल है ए और बी स्कूल, 20% जो ए एंड बी स्कूल 20% एंड 25 स्टूडेंट आर द पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट। ए स्कूल से 20% पार्टिसिपेट करते हैं, बी स्कूल से 25% पार्टिसिपेट करते हैं। बी बोला 60% मोर देन स्टूडेंट देन स्कूल ए, तो बताना है कि ये पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट इन स्कूल ए में कितना नंबर पार्टिसिपेटिंग इस स्पोर्ट इन स्कूल ए ईच। चलो ठीक है, यहाँ पर ज्यूम कर लो कि ए में 60 स्टूडेंट थे, ठीक है, और
देन क्या बोल रहा है कि बी इज 60% मोर देन, तो हो जाएगा बी 160 प्लस 60 हो जाएगा। ए के पास कितना था 20% था, बी के पास कितना था 50% था, 100 का निकाल लो 20%, 20 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाई 20% निकालोगे 20, 160 का निकाल लो फिर 25% पार्टिसिपेट करते हैं। 100 0 से 0, 50 25 5 में 10 2 16 8 5 40 हो जाएगा। बस परसेंटेज में ये मान के चलो 100। ये बोल रहा था कि इसको ले और इसको भी, इसको ले 20% जो है पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट में, और बी में जो आपका 25% पार्टिसिपेट करते हैं। और बस एक एग्जाम्पल ऑप्शन दिया था कि जो स्कूल बी में है 60% मोर स्टूडेंट हैं ए के कंपेयर में, तो बस जो हम लोग 100 माने थे ए में, और तो बी में कितना आया था +60, और दोनों का जितना पार्टिसिपेट कर रहे थे बस परसेंटेज निकाल लेना था, और दोनों का रेशियो निकाल लेना था 40 डिवाइडेड बाई 20, तो 1/2 नंबर इज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट इन स्कूल बी। बस सिंपल निकाल लेना था। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। Which one of the following is the lowest integer that the divisible by the each the integer 1 through the both 1 से लेके 8 के बीच में। चलो 1 से 8 के बीच में लेके सबका एक बार से एलसीएम निकाल। तो 1 का तो 1 आएगा, 2 का करोगे तो 2 का 1 आएगा, 3 का 3 आएगा, 4 का 2 into 4 लिख सकते हो, 5 का 5 रहेगा, और 6 का 2 into 3 लिख सकते हो, 7 का 7 लिख सकते हो, 4 का 2 into 2 into 2 3 वाले लिख सकते हो। अब हाईएस्ट पावर वाला सबका ले लो, जहाँ से 2 पावर 3 से ले लो, जहाँ पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। हाईएस्ट नंबर कहाँ है यहाँ पे 2 पे 2 पावर 3 है, इसको 8 लिख सकते हो। 3 पे जब यहाँ पे देखोगे 3 का पावर कहीं भी हाईएस्ट नहीं है, 1 है, 5 का भी है, 7 का, देन मल्टीप्लाई कर दो, बस जो कैलकुलेट किया आंसर आ जाएगा। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है एक टैप एक नल है जो एक फिल टैंक करता है 5 घंटे में, अनदर टैप है जो सेम टैप को फिल करता है 3 घंटे में। अगर मान लो कि एक्स जो स्टार्ट कर देते हैं फिलिंग एम्प्टी टैंक, और जो टैप वाई है आफ्टर 1 घंटे बाद लगाते हैं, तो हाउ मच टाइम विल टेक द टैंक कम्प्लीटली फिल। 2 टैंक है, टैप है एक जो एक्स जो फिल करता है 5 घंटे में, और वाई जो है आपका 3 घंटे में करता है। और फिर जो इम्पटी था और एक्स को हम लोग फिलिंग करने की इम्पटी में स्टार्ट कर दिए, और जो है वाई को हम लोग 1 घंटे के बाद स्टार्ट किए। तो हमको बताना है कि कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। अगर देखोगे तो एक्स का जो फिलिंग टाइम 5 घंटा है, तो 1 घंटे में कितना लगेगा 1/5 पर आवर फिल करेगा, वैसे ही वाई 1/3। अब देखो जो वर्क डन बाय जो एक्स है 1 आवर, 1 घंटा तो चालू हो गया था, तो 1/5 वो फिल कर दिया, और जो रिमेनिंग रहेगा कितना हो जाएगा आपका टोटल कितना दिन भर रहा था, तो 1 में से माइनस कर दो रिमेनिंग वर्क, 1 माइनस 1/5, तो 4/5 जो उसका रिमेनिंग बच गया एक्स का, मतलब इतना भर फिल करना बाकी है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में चल गया था, 1/5 चल गया था 1 घंटा, और कितना बच रहा है, तो बस 1 माइनस कर दो तो 4/5 रिमेनिंग वर्क बच रहा है। अब दिन क्या बोलते हैं टुगेदर, अब ऐड कर दो टुगेदर 1/5 और 1/3, दोनों को कंबाइंड रेट करोगे तो कितना हो जाएगा साथ में, तो 8/5 1/5 के स्टूडेंट भर रहा था, और 1/3। अब जो टाइम रिमेनिंग वर्क है, अब देख लो जो रिमेनिंग यहाँ पे कितना बच रहा था 4/5, उसको डिवाइड कर दो टोटल से कंबाइंड से, तो 1.5 आवर आ जाएगा इसमें टाइम फॉर रिमेनिंग। और जो ये मतलब बाद में जो 1 घंटा बाद है जो साथ में 1.4 आवर में भर देंगे, पहले से 1 घंटा वो स्टार्ट था, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 1.5 + 1 आवर, तो 2.5 आवर मिनट में चेंज करोगे तो 150 मिनट आंसर। इसमें बस ये करना था जो टाइप का जो स्पीड है वो निकाल लो पर आवर में दोनों का
1/5 हो जाएगा पर आवर, 1/3 पर आवर। ये एक घंटा चल गया था तो 1/5 चल गया था, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1 में से उसको माइनस कर दो, 1 में से माइनस करेगा तो 4/5 बच गया। अब दोनों साथ में चलते, इसके बाद दोनों को ऐड कर दो, फिर टाइम फॉर रिमेनिंग वर्क, दोनों के बीच का रेशियो निकाल लो। जो आपका यहाँ पे रिमेनिंग वर्क हुआ इसको जो साथ में चला उसको नीचे टोटल से डिवाइड कर दो, और पहले से 1 घंटा चला था तो उसका टाइम जोड़ लो, बाद में जो साथ में जितने चल रहे हैं वो 1.5 आवर लग रहा है, बस कैलकुलेट कर सकते थे। देन देखो जो 3 से 4 क्वेश्चन तो हर बार डे वाला से पूछा गया है, बोल रहा है इफ 1 डे ऑफ लीप ईयर संडे, द लास्ट डे ऑफ द ईयर विल बी क्या होगा। फर्स्ट डे मान लो है और लीप ईयर में क्या हो जाएगा 360 डे हो जाएगा। अगर 360 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 बार कटेगा और 2 डेज रिमेनिंग बचेगा। तो जो यहाँ पे 2 डेज अहेड हो जाएगा, तो वो क्या हो रहा है, स्टार्ट कब से हो रहा है, संडे, और संडे के बाद 2 दिन जोड़ लो, मंडे आ जाएगा, मंडे, इसके बाद सेकंड डे आ जाएगा ट्यूजडे, बस संडे पे किसको बनाया जा सकता था। बस इतना 366 दिन हो जाएगा लीप ईयर में। 7 से डिवाइड करोगे तो 52 प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, जो लास्ट डे हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा डेट बच रहा है तो संडे का दूसरा दिन क्या होगा, मंडे ट्यूजडे, बस। देखो इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास जार है कंटेन करता है 3 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू और 4 येलो मार्बल्स। ये सिंगल मार्बल चूजन करना है रैंडम फ्रॉम द जार, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है येलो का, तो सबका जोड़ दो। रेड 3 है, रेड 1 है, ग्रीन 3 है, ब्लू 2 है, येलो 4 है, टोटल कितना हो जाएगा 10 है। तो फेवरेबल येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन पूछा है दोनों, हाँ, तो येलो ग्रीन का फेवरेबल कितना हो जाएगा 4 + 3 7, टोटल में से प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो 7/10।